स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था मोल अवधारणा या मोल संकल्पना क्या होती है, उसका महत्व किस प्रकार से होता है, एक चार्ट के रूप में अपन ने इसको बताया था। अब उस चार्ट में कुछ चीजों का उपयोग करते हुए कुछ सवाल बनते हैं जो परीक्षा के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसमें पहला सवाल आता है, देखो सवाल कैसे पूछते हैं। अब सवाल दिया है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कणों की संख्या ज्ञात करो। देखो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बताया था कण, एक बताया था परमाणु और एक बताया था अणु। ये तीनों अगर पूछते हैं तो एक ही चीज आती है, ठीक है। अब कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम उस चार्ट का जब उपयोग करते हैं, आपको दिया गया है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब देखो यूं आता है पदार्थ की मात्रा सबसे पहले, और इसको हम पहले किस में परिवर्तित करेंगे, मोल में परिवर्तित करेंगे। पदार्थ की मात्रा को पहले मोल में बदलेंगे, फिर मोल से हम ज्ञात करते हैं कण, परमाणु या अणुओं की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम पदार्थ की मात्रा को मोल में बदलते हैं तो इसमें लिखा जाता है अणुभार का भाग देना, है ना। अणुभार या मोलर द्रव्यमान का भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले आप निकालोगे CO2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो कितना होगा, देखो कार्बन CO2 है तो कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु, है ना। अब परमाणु कितने ऑक्सीजन के, दो, तो दो के हिसाब से एक परमाणु का होता है 16, तो 16 दो कितने हुए 32 होते हैं। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आया 44 ग्राम, ठीक है। ये आ गया इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है पहले मोल। तो मोल ज्ञात करने के लिए यहां लिखेंगे कि मोल बराबर CO2 की मात्रा बटा इसका मोलर द्रव्यमान, इसका CO2 का। तो मात्रा कितनी है, देखो इसके अंदर 4.4 बटा इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 44। तो अब जब आप इसको हल करते हो, तो अभी हल मत करो क्योंकि इसके आगे ये तो हम मानते हैं कि ये मान किसका आया है, मोल का आया है ना। अब मोल से हमें ज्ञात करना है कणों की संख्या। तो कणों की संख्या जब ज्ञात करते हैं आगे, तो उसको हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, कणों की संख्या से आगे से गुणा करने के लिए अवोगाद्रो संख्या जो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी इसका आगे किससे गुणा करते हैं, Na से गुणा करते हैं, ये मोल को कण इसमें परिवर्तित करने के लिए। तब अब आगे देखो, तो यहां से अब हम लेते हैं कि इसमें कणों की संख्या बराबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोल इंटू Na का मतलब अवोगाद्रो संख्या लिया जाता है, ठीक है। अब अवोगाद्रो संख्या के हिसाब से आप सबसे पहले मोल लिखो। तो मोल कितना है 4.4 बटे 44 इंटू अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 23। अब इसको हल करना है, और जब हम इसको हल करेंगे तब हमें मान किसका ज्ञात होगा, कणों की संख्या का। किस प्रकार से होगी, तो आप पहले क्या करो, हल करने के लिए देखो इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाते ही नीचे क्या आ जाएगा इंटू 10, क्योंकि एक पॉइंट हमने हटाया है तो नीचे 10 आ जाएगा। अब 44 से 44 कटे, ठीक है। अब यहां 10 है 1 बटा, अब 10 से 1 घातांक कम कर लो आप, ये वाली 23 की जगह कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा मान। तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएगा। 23 के स्थान पर क्या आ जाएगा 22। देखो वापस सुन लो क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि आपको ऐसा कोई सवाल दे
कि पदार्थ की मात्रा ये दी गई है और कणों की संख्या, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम, आप उस पदार्थ का मूलद द्रव्यमान निकाल दो। आता है अणुभार, जैसे हमने निकाले थे। तो अणुभार निकालने के बाद हमारा काम है कि इसको पदार्थ की मात्रा को पहले किसमें परिवर्तित करना, मोल में परिवर्तित करना। मोल में बदलने के बाद फिर उसकी अवोगाद्रो संख्या से गुणा किया जाता है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या आया, मोलर द्रव्यमान। सेकंड स्टेप हमने किसमें बदला, मोल। फिर थर्ड स्टेप कणों की संख्या। तो कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या के रूप में लिखा जाता है। तो ये आंसर इसके अंदर आता है ना। तो ये हमारा पहला सवाल है। देखो बिल्कुल सिंपल है कि आपको कोई भी मात्रा दी गई है पदार्थ की, तो पदार्थ की मात्रा से हम क्या ज्ञात करते हैं, अणुओं की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेते हैं सेकंड सवाल। ओके, तो अब हम सेकंड सवाल लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपको मोल दिया हुआ है। देखो ध्यान से सुनिएगा, मोल दिया हुआ होगा और मात्रा ज्ञात करनी। कैसे करते हैं देखो। तो सबसे पहले हम इसमें सेकंड सवाल लेते हैं। जैसे आपको सवाल दे दिया, देखो पहला तो हमने निकाला कणों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ये पहले टाइप का सवाल है। ठीक है, अब दूसरे टाइप का सवाल, जैसे अपन सवाल लेते हैं कि 0.1 मोल, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। 0.1 मोल NH3 क्या लिया, अमोनिया। ठीक है, 0.1 मोल अमोनिया में, ये सवाल दे रहा है अमोनिया में कितने ग्राम अमोनिया उपस्थित है, कितने ग्राम अमोनिया उपस्थित है। देखो चेंज कर दिया है, पहले पदार्थ की मात्रा दी गई थी, उसको किसमें परिवर्तित किया, मोल में। ठीक है, अब आपको मोल दिया हुआ है और पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। तो उस चार्ट को जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर लिया था, और आपको कह देता हूं इस वीडियो से पहले इस चार्ट का वापस एक फोटो जो अपन ने बोर्ड पे बनाया था ना, उसका वापस इसके साथ में जोड़ दूंगा, ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट लेके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब मोल दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, मात्रा ज्ञात करनी है। तो हमने लिया था पदार्थ की मात्रा मोल। तो पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा में अणुभार या मोलर द्रव्यमान का भाग देते हैं, तब क्या आते हैं, मोल। और अगर आपको मोल दिया हुआ है, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है, तो किससे गुणा करेंगे, चार्ट के अंदर देखा होगा आपने देखा होगा, ये होगा किसका, अणुभार या मोलर द्रव्यमान का गुणा किया जाता है। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो आप इसमें क्या लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा बराबर मोल इंटू पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। पदार्थ की मात्रा बराबर क्या आ गया, मोल इंटू पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब हमारे पास पदार्थ कौन सा है, अमोनिया है। तो सबसे पहले अमोनिया NH3 का मोलर द्रव्यमान निकालो। क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो सूत्र क्या आता है, NH3। ठीक है, अब नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, तो इसका भार कितना है, 14। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन परमाणु कितने, 3, तो प्लस कितने हो जाएंगे, 3, कितना होगा, 17 ग्राम। ये इसका मोलर द्रव्यमान है। अब आपको क्या करना है कि मोल दिए गए हैं, तो पदार्थ की मात्रा बराबर, पदार्थ की मात्रा बराबर क्या है, मोल। कितना दिया है, 0.1, तो 0.1
इंटू 17। अब आप 0.1 का गुणा 17 से करोगे तो कितना मान आएगा, निकालो, आप निकाल दोगे इसका, ठीक है ना। तो 0.1 का गुणा 17 से करने पर वैसे मान जो आता है इसका वो आता है 1.7। कितना आता है, 1.7 आता है, ये आप निकाल सकते हो इसका। तो हमें क्या ज्ञात करना था, पदार्थ की मात्रा, तो कितनी आई, 1.7 ग्राम, ठीक है। तो ये देखो पहला सवाल पदार्थ की मात्रा से मोल और फिर अणुओं की संख्या ज्ञात करना। दूसरा सवाल मोल दिया हुआ है, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना। अब तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखो 3 सवाल मैं करवा रहा हूं और 2 सवाल आपको खुद करने हैं। तो तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब देखो तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल में आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपको प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी। किसकी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें पदार्थ की मात्रा लेंगे। पदार्थ की मात्रा को कैसे ज्ञात किया जाता है, वही मोल द्रव्यमान निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। चलो अब देखो, सवाल है क्वेश्चन नंबर कितना आया, 3। सवाल है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो सूत्र, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले आपका काम है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का पहले आप मोलर द्रव्यमान निकालो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, अब पहले मोलर द्रव्यमान, सेकंड स्टेप संख्या किसकी, अणुओं की संख्या, ठीक है। और थर्ड स्टेप आएगा हमारा प्रोटॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान। आपको याद हो तो हमने इसे निकाला था, ठीक है। देखो CaCO3। अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालना, कैल्शियम परमाणु क्रमांक संख्या 20, तो 20 के हिसाब से इसका भार जो होता है वो कितना होगा, 40, प्लस कार्बन का 12, एक परमाणु है तो 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है इसलिए 8 से कितना हो जाएगा, 24। ये 8 सॉरी 16 इंटू 3 48। ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु क्रमांक तो 8 होता है लेकिन द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो 16 दिया कितने हो गए, 48। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये तो हो गए 60, 60 और 40 कितने हो गए, 100। तो ये इसका मोलर द्रव्यमान आ गया, कितना, 100 आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं आगे, जब इसके अंदर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो अणुओं की संख्या, पदार्थ की मात्रा दी गई, अभी अपन ने जस्ट इससे पहले भी बताया था। तो उसमें अवोगाद्रो संख्या वगैरह जो होती है उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखो कितनी मात्रा है कैल्शियम कार्बोनेट की, 100 ग्राम, है ना। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के अणु जो होते हैं वो किसके बराबर होंगे,
अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसका कि 100 ग्राम, देखो क्या लिखते हैं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या जो होती है 100 ग्राम, कितना दिया है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला देखो, अब इस सवाल को या इस टाइप के अगर आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो किस प्रकार से हल करोगे, तो पहला पॉइंट हमारा यही होगा, मोलर द्रव्यमान निकालना। फिर जो मोलर द्रव्यमान आता है उस मोलर द्रव्यमान में अणुओं की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब ये 100 ग्राम है, फिर 1 ग्राम के लिए कितना होगा, देखो 1 ग्राम CaCO3 में CaCO3 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। अब हम 1 ग्राम की जब बात करते हैं तो जो आपको मेन पॉइंट दिया हुआ है उसमें बटा किसका भाग दे दोगे, 100 का भाग दे देंगे, है ना। तो इसमें ये आएगा कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बटा क्या रहेगा 100। अब ये किसके लिए, 1 ग्राम के, भाई 100 में इतना है तो 1 के लिए कितना होगा, जितनी मात्रा है उसमें 100 का भाग दे दो। अब ऊपर आओ सवाल में, सवाल में क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए, इसलिए 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इसके अणुओं की संख्या, अब 20 ग्राम की ज्ञात करनी तो गुणा 20 कर दोगे, तो 20 गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बटा 100 इंटू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आप इसको हल करोगे तो हल करना है आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको हल किया हुआ है, तो हल किया हुआ है तो उसके हिसाब से जब हम इसको हल करके इसका मान ज्ञात करते हैं तो इसका मान आता है 12.04। नाम याद रखिएगा, मान 12.04 इंटू 10 की घात कितना होगा, 22 होगा। तो इसका मान निकलता है 12.04 इंटू 10 की घात 22। ये क्या आ गया, ये 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी आई, 12.04 इंटू 10 की घात 22। ठीक है, तो ये हम अभी तक कहां पर पहुंचे हैं कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में अणुओं की संख्या कितनी है, केवल अणुओं की संख्या बताइए। अब इन अणुओं में आपको बताना है कि एक अणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, फिर एक प्रोटॉन में एक अणु में प्रोटॉन की संख्या जितनी आ रही है वो, और ज्यादा मात्रा में ज्ञात करनी है तो इस संख्या का उससे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करनी है, प्रोटॉन की संख्या। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो अब हम आगे लेते हैं, इसमें देखिएगा, अब लेना है सीधा, देखो यहां तक तो आ गया, अणुओं की संख्या को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हम आगे लेते हैं, प्रोटॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। देखो वास्तव में हम अगर सही फॉर्मूले से चलते हैं तब तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोटॉन की संख्या आप बता सकते हो, लेकिन इसमें जो मान दिया गया है वो विशेष परिस्थिति के अंदर कितना होना चाहिए वो ना लेके, और फिर इसमें अलग तरीके से मान दिया है। चलिए देखो, अब ये दिया गया है, ये आया है अणुओं की संख्या कितनी है, 12.04 इंटू 10 की घात 22 दिया हुआ है। ठीक है,
अब हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? समान। अब आपको ज्ञात करना है कि इसमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो, फॉर्मूला क्या होता है? Ca, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 इंटू कितने परमाणु ऑक्सीजन के? 3, कितने हुए? प्लस ये आ गए 24, ठीक है। अब आप इसको जोड़ो, 8 3 कितने हुए? 24, ठीक है। तो 24 6, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हुआ? 26 प्लस 24 कितना है? 50। हमने किया क्या है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, ये 20 जोड़ दिया, 20 प्लस कार्बन का 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 8 होता है। अब 3 परमाणु है तो 8 इंटू 3 कितने हुए? 24। तो 24 और 6 30, 30 और 20 कितने हुए? 50। अब 50 इन तीनों का योग आया है ना। और आपको पता है 50 योग आया जब हम कहते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? जितनी इनके परमाणु क्रमांक को जोड़ने पर होती है। कितनी? 50। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? 50। एक अणु में प्रोटॉन की संख्या 50 है। तो 12.04 इंटू 10 की घात 22 अणुओं में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? इसलिए अब ये तो हमने इसको ज्ञात किया है, ठीक है, इसलिए 12.04 इंटू 10 की घात 22 अणुओं में प्रोटॉन की संख्या बराबर कितनी होगी? तो 50 का इससे क्या कर दोगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा है 12.04 इंटू 10 की घात 22 इंटू 50। तो जब आप इसका गुणा करोगे, अब ये मान आपको खुद निकालना है कि जब हम 12.04 इंटू 10 की घात 22 का 50 से गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा आंसर वही क्या होगा? उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। तो आप देखो, सबसे पहला हमारा काम क्या था इस सवाल के अंदर? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर द्रव्यमान को निकालो। कितना होगा? 100 ग्राम। फिर 100 ग्राम के बाद हमने लिया कि अब 100 ग्राम के अंदर अणुओं की संख्या हमेशा आपको पता है आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो आवोगाद्रो संख्या लिख दी, ठीक है। फिर 1 ग्राम, फिर 20 ग्राम के हिसाब से उसको गुणा करके हल किया। हल करने पर कितना आता है? 12.04 इंटू 10 की घात 22। अब ये आया है। फिर आपको ज्ञात करना है किसकी? प्रोटॉन की संख्या। तो सबसे पहले एक अणु में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। तो एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, इनको देखो, परमाणु क्रमांक 20 6 26 प्लस 8 होता है 8 इंटू 3। ऑक्सीजन का एक परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो 8 इंटू 3 कितना हुआ? 24। तो कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। तो 50 के हिसाब से इसको हम क्या कर देते हैं? हल कर देते हैं। और 50 के हिसाब से जब हम हल करेंगे तो मान क्या करेंगे? गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा वो किसकी संख्या होगी? प्रोटॉन की संख्या होगी। तो ये परीक्षा के अंदर देखो, पहला टाइप आया, पदार्थ की मात्रा दी गई है, पदार्थ की मात्रा देकर और आपको क्या करना है? अणुओं की संख्या ज्ञात करनी। उसमें क्या करोगे? पहले मोल निकालोगे, मोल से फिर आगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने लिया कि मोल दिया हुआ है और पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी। फिर तीसरा हमने लिया पदार्थ की मात्रा दी गई है, फिर प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी। तो पदार्थ की मात्रा से पहले हम उस पदार्थ में अणुओं की संख्या कितनी है उसको ज्ञात करेंगे। अणुओं की संख्या ज्ञात करने के बाद फिर हम इसमें किसकी? प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये आज हमने इसमें 3 टाइप के सवाल किए हैं।
अब मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं जो आप खुद कीजिएगा। ओके, चलिए अब 2 सवाल है आपके लिए, वर्क के लिए। चलिए चौथा सवाल है जो सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले साल भी आया हुआ है परीक्षा में, उससे पिछले साल भी पूछा गया है, लेकिन मैंने उसमें क्या है, संख्या चेंज कर दी है। अब संख्या चेंज करने के बाद आपको सवाल हल करना है। एक चीज और है कि 11th क्लास के अंदर जो अपने एनसीईआरटी है बुक, उसमें जो बीच में उदाहरण दिए हुए होते हैं, तो कभी कभार बोर्ड परीक्षा वाले क्या करते हैं, ये सॉरी जो लोकल एग्जाम होता है अपना, तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वही एग्जाम्पल उठा के सीधा का सीधा परीक्षा में पूछ लेते हैं, कोई संख्या भी चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, 3 हो गए, चौथा सवाल कि 0 जल की 1 बूंद का द्रव्यमान यदि 0.09 ग्राम हो तो उस बूंद में जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। जल के अणुओं की संख्या, ठीक है, संख्या ज्ञात करो। इसकी क्या कह रहा है कि जल की 1 बूंद का द्रव्यमान यदि 0.09 ग्राम है तो उस बूंद में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। अब ये आपको देखो मात्रा दी गई है, पदार्थ की द्रव्यमान दिया गया है, आपको सबसे पहले मोल ज्ञात करना है, और मोल ज्ञात करके फिर अवोगाद्रो संख्या से गुणा करोगे तो उसमें संख्या आ जाएगी अणुओं की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये सवाल है कि 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे। तो आपको सबसे पहले आप देखो मोल है, पदार्थ की मात्रा दी गई है, मोल ज्ञात करना है। तो मोल ज्ञात करने के लिए पहले ग्लूकोज का क्या निकालोगे, मोल द्रव्यमान या अणुभार, फिर उस अणुभार और इस मात्रा बटा अणुभार जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इस मोल अवधारणा से संबंधित कुछ सवाल किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना जो वीडियो आएगा उसमें आएगा कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं पदार्थों के। तो उसके लिए मैं पहले आपको सारणी बता दूंगा किस तरह से उसमें एकल धनायन द्विधनायन जो मूलक होते हैं, ठीक है ना, वो फिर धनायन लो ऋणायन लो, और आपको 9th में बताया होगा कि सूत्र किस तरह से यौगिकों के बनते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि आपको कोई पदार्थ का नाम पूछे और आपको सूत्र नहीं आए तो फिर क्या मतलब है ना। तो हम कुछ सूत्रों के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।